Hello everyone. Today we will study the chapter Bringing Up Curry. This chapter is from the book An Alien Hand. The story of this chapter moves around a 5 months old baby elephant and a boy of 9 years. So let's start the chapter. Curry the elephant was 5 months old when he was given to me to take care of. करी जो हाथी का एक छोटा बच्चा था जब मुझे दिया गया तो वो 5 महीने का था. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. मैं उसकी पीठ तक तभी पहुंच सकता था जब मैं अपने पैरों के पंजों के बल खड़ा होता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. वो लगभग 2 साल तक मुझे ऊंचा दिखता रहा, अर्थात उसकी हाइट मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी. We grew together. हम साथ साथ बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. और शायद इसीलिए मैं ये ठीक से पता नहीं लगा पाया कि वो मुझसे कितना बड़ा था. He lived in a pavilion. वो एक तंबू के अंदर रहता था. Under a thatched roof. और वो जहाँ रहता था उस तंबू की जो छत थी या उस शेड की जो छत थी वो घास फूस की बनी हुई थी. विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जो पेड़ के मोटे तनों पर टिकी हुई थी. सो दैट इट कुड नॉट फॉल इन व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट. वो इन मोटे तने के ऊपर इसलिए रखी गई थी क्योंकि जब करी इधर से उधर मूव करेगा, वो हिलेगा डुलेगा, तो उसके टकराने से वो पैवेलियन, वो छत गिर ना जाए, इसलिए उसको पेड़ के मोटे तनों के ऊपर रखा गया था. One of the first thing Curry did was to save the life of a boy. सबसे महत्वपूर्ण काम जो करी ने किया था वो एक बच्चे की जान बचाना था. करी डिड नॉट ईट मच बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद. करी को खाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी नेवरथलेस मीन्स फिर भी उसके लिए लगभग 40 पाउंड ट्विग्स की ज़रूरत होती थी, जिनको वो चबाता भी था और उनके साथ खेलता भी था. एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ. हर रोज़ मैं उसको नदी पर सुबह नहाने के लिए ले जाता था. ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक while I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. He would lie down. वो लेट जाता था on the sand bank, किनारे पर जो रेत हुआ करती थी उस पर, while I rubbed him, और मैं उसको रगड़ता रहता था with the clean sand of river for an hour. वो साफ मिट्टी से जो नदी के किनारे पर हुआ करती थी लगभग 1 घंटे तक. आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसके बाद वो पानी में बहुत समय तक के लिए लेटा रहता था. ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक एबोनी. वहाँ से बाहर आने के बाद उसकी जो स्किन थी, उसकी जो चमड़ी थी, वो इस तरह से चमकती थी जैसे कोई काली
लकड़ी चमकती हो। एबोनी इज अ काइंड ऑफ अ ब्लैक हार्डवुड एंड ही वुड स्क्वील, और वो चिंघाड़ता था विथ प्लेजर, खुशी से। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, जब मैं उसकी पीठ को रगड़ता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। फिर मैं उसको कान पकड़ करके ले जाता था, क्योंकि किसी हाथी को कान पकड़ कर ले जाना सबसे आसान होता है। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसको जंगल के किनारे छोड़ देता था। वाइल आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम ल्यूसियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, जबकि मैं उसके लिए कुछ ल्यूसियस दैट मीन्स टेस्टी, स्वादिष्ट, जबकि मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट टहनियाँ इकट्ठा करने के लिए जाता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। इन ट्विग्स को काटने के लिए बहुत ही शार्प कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती थी। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट। उस कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए लगभग आधा घंटा लग जाता था। बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड, क्योंकि अगर कोई टहनी स्पॉइल हो जाती है, वो ठीक से नहीं कटती है, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, तो हाथी उसको छुएगा भी नहीं। आई वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, ये आसान काम नहीं था करी के लिए ट्विग्स को और सैपलिंग्स यानी कि सॉफ्ट डालियों को इकट्ठा करना। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. मुझे सभी तरह के पेड़ों में चढ़ना होता था, जिससे मैं उसके लिए स्वादिष्ट और मुलायम टहनियों को इकट्ठा कर सकूं। As he was very fond of the young branches of the banyan tree, जैसा कि वो बरगद के पेड़ की टहनियाँ खाने का बहुत शौकीन था, which grows like a cathedral of leaves and branches, जो कि पत्ती और टहनियों के एक छत की तरह हुआ करते थे। जो चर्च की जो ऊंची छत होती है, उस तरह उसकी पत्तियां हुआ करती थी। यानी बरगद का पेड़ सभी पेड़ों में बड़ा दिखाई देता था। उस पेड़ की पत्तियां खाना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। आई वॉज गैदरिंग सम, मैं उसके लिए कुछ ब्रांचेस सैपलिंग्स इकट्ठा कर रहा था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च के महीने में, जो कि बसंत का हुआ करता है। When I suddenly heard करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस, जब मैंने करी को मुझे बुलाते हुए सुना। As he was still very young, the call was more like that of a baby than an elephant. चूँकि करी बहुत छोटा था, इसलिए उसकी आवाज़ हाथी की तरह नहीं, बल्कि एक हाथी के बच्चे की तरह मुझे लग रही थी। I thought that somebody was hurting. मुझे लगा कि कोई उसको चोट पहुंचा रहा है, उसको सता रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. इसलिए मैं उस पेड़ में से उतरा जहाँ से मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा था, और उस तरफ दौड़ा जिधर से आवाज़ आ रही थी और जहाँ पर मैंने करी को छोड़ा था। I looked all over, but I could not find him. मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन करी वहाँ पर मुझे नहीं मिला जहाँ
पर वो लड़का उस करी को छोड़ के गया था। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर एंड आई सा अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट अबव इट्स सरफेस। मैं किनारे के पास गया और मैंने देखा कुछ काला काली चीज़ है जो सरफेस पर आने के लिए स्ट्रगल कर रही है, छटपटा रही है। देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और जब ये ऊपर की तरफ आई तब मुझे पता चला कि ये मेरे हाथी की सूंड है। आई थॉट ही वॉज ड्रोनिंग। मुझे लगा कि वो डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस। मैं असहाय था बिकॉज आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर एंड सेव द 400 pounds ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। मैं इसलिए असहाय था क्योंकि मैं उस हाथी की मदद नहीं कर सकता था जो कि लगभग 400 पाउंड वजन वाला था और मुझसे काफ़ी बड़ा भी था। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet and struggle up the shore. But I saw his back rise above the water. लेकिन मैंने देखा उसका पीठ पानी से ऊपर आ गई थी। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और जिस क्षण उसकी नज़रें मुझसे मिली, ही बिगेन टू ट्रम्पेट, उसने चिंगाड़ना शुरू किया। एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और उस किनारे पर वो स्ट्रगल करने लगा, कुछ बताने की कोशिश करने लगा। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग he pushed me into the water, and as I fell into the stream I saw a boy lying float on the bottom of the river. फिर वो चिंगाड़ता रहा और उसने मुझे पानी के अंदर पुश कर दिया, धक्का लगा दिया, और मैं पानी के बहाव के अंदर गिर गया। और मैंने देखा कि नदी के तल के अंदर एक लड़का डूबा हुआ है, फ्लोट कर रहा है। He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. यद्यपि वो उसने नदी के बॉटम को छुआ नहीं था, वो फ्लोट कर रहा था, वो तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath. मैं सांस भरने के लिए किनारे पर आया, और देयर करी वाज स्टैंडिंग, और वहाँ देखा कि करी खड़ा हुआ था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। उसने अब मिट्टी के अंदर अपने पैर जमाए हुए थे और अपनी सूंड को इस तरह से लंबा किया हुआ था जैसे वो हाथ हों और मुझे पकड़ने का वो इंतज़ार कर रहे हों, मुझे बचाने के लिए वो किनारे पर तैयार खड़े हों। आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस। मैंने पानी के अंदर गोता लगाया और उस डूबते हुए लड़के की बॉडी को खींच करके लेकर आया, लेकिन नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, अच्छा तैराक नहीं होने के कारण, आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं उसको किनारे तक नहीं ला सका। एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और जो धीमा प्रवाह था पानी का वो मुझे अपनी ओर खींचे जा रहा था। Seeing as drift by the current, Curry, who was usually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and came halfway into the water, where I saw him stretch out his trunk again. यह देखकर कि मैं पानी के बहाव के अंदर बह रहा हूँ, करी who was usually slow and ponderous, करी जो कि आमतौर पर बहुत ही धीमा और भारी भरकम था, सडनली डार्टेड डाउन लाइक अ हॉक, अचानक
उसने एक बाज की तरह झपट्टा लगाया। हॉक मीन्स बाज और डार्टेड मीन्स दौड़ना, झपटना। एंड केम हाफ वे इन टू द वाटर, और वो आधे पानी तक आ गया। वेयर आई सा हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन, जहाँ मैंने देखा कि वो अपनी सूंड को लंबा किए हुए था। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट एंड इट स्लिप्ड। मैंने अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए ऊपर उठाया, लेकिन वो स्लिप हो गया। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। मैंने अपने आप को पुनः पानी के अंदर जाते हुए पाया। But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the water bed and so shot upward like an arrow, in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand. लेकिन इस बार आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, कि पानी की गहराई ज़्यादा नहीं थी। सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, इसलिए मैं नदी के तल तक गया। एंड डबल्ड माई फीट, अपने पैरों को मिलाया अंडर मी। एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, और फिर मैंने रिवर बेड पर जोर से किक लगाई। एंड सो द शॉट अपवार्ड लाइक एन एरो, और इस तरह से मैं एक तीर की तरह, जब मैं उस लड़के ने नदी के बॉटम में पहुंचकर वहाँ से पैरों से ज़मीन पर किक लगाई अर्थात जंप लगाया, तो वो ऊपर तीर की तरह आया। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्रॉनिंग बॉय विथ माई हैंड। और वो लड़का बताता है कि उस जो डूब रहा था लड़का, वो भी उसके हाथ में था, यानी वो भी उसने पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव, जैसे ही मेरा शरीर ऊपर आया द वाटर, आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गर्दन के चारों तरफ कोई रस्सी लिपट गई है। दिस फ्राइटन्ड मी, इससे मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, मुझे लगा कोई जल का जीव मुझे निगलने जा रहा है। आई हर्ड करी स्क्विलिंग, मैंने करी को चिंगाड़ते हुए सुना। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, इट वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, कि मेरे गर्दन के चारों तरफ ये उसी की सूंड है। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, उसने हम दोनों को किनारे पर। करी वॉज लाइक अ बेबी, करी एक छोटे बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। और ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको अच्छा बनाने के लिए उसको ट्रेन करना पड़ता था, सिखाना पड़ता था। इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, अगर वो जब शैतानी करे उस वक्त आपने उसको नहीं टोका, उसको नहीं बताया, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ, तो वो और ज़्यादा शरारती हो जाता था देन एवर, पहले से। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे somebody gave him some bananas to eat, एक दिन किसी ने उसको कुछ केले खाने के लिए दे दिए। वेरी soon he developed a great love for bananas, और बहुत जल्दी उसके मन में केलों के लिए बहुत प्रेम जागृत हो गया। We used to keep large plates of fruits on a table near a window in the dining room, हम डाइनिंग रूम की टेबल पर, जो कि खिड़की के पास हुआ करती थी, वहाँ पर एक प्लेट में फ्रूट्स रखा करते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड, एक दिन उस टेबल से सारे केले गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, और मेरे घर वालों ने ब्लेम्ड यानी आरोप लगाया नौकरों के ऊपर कि वो नौकर इन केलों को खा गए हैं।
A few days later the fruit disappeared again. कुछ दिनों बाद पुनः फल गायब हो गए. This time the blame was put on me. इस बार ब्लेम मेरे ऊपर था. And I knew I had not done it. और मुझे पता था कि मैंने ये नहीं किया है. It made me very angry. इससे मुझे बहुत गुस्सा आया. With my parents and the servants, मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी और नौकरों के ऊपर भी. For I was sure they had taken all the fruits. क्योंकि मुझे यह पता था कि या तो उन्होंने या नौकरों ने उन फलों को लिया है. The next time the fruit disappeared. फिर से फल गायब हो गए. I found a banana all smashed up in Curry's pavilion. और मुझे एक केला मिला. All smashed that means रौंदा हुआ. up in Curry's pavilion, करी के पैवेलियन, करी की जो तंबू था उसके अंदर उसको वो केला मिला. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच. इससे मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर. क्योंकि मैंने पहले कभी वहाँ पर फल नहीं देखे थे. एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स. जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि करी हमेशा ट्विग्स को खाना पसंद करता था. नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम. अगले दिन जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वंडरिंग वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल. और ये सोच रहा था कि मुझे फल लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, बिना मेरे माता पिता की अनुमति के. A long black thing very much like a snake. तो एक लंबी काली कोई वस्तु जो कि बिल्कुल सांप की तरह थी. सडनली केम थ्रू द विंडो. अचानक खिड़की से आई. एंड डिसअपियर्ड विथ ऑल द बनानाज. और सारे बनानाज को लेकर गायब हो गई. आई वॉज वेरी मच फ्राइटन्ड. मैं बहुत ज़्यादा डर गया था. बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानाज. क्योंकि मैंने कभी सांपों को केले खाते हुए नहीं देखा था. एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक. और मुझे लगा कि ये कोई बहुत ही भयानक किस्म का सांप है. दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट. जो कि स्नीक यानी दबे पाँव आना, बिना शोर किए आना, चुपचाप से आना, जो कि चुपचाप से आता है. एंड टेक फ्रूट और फल ले जाता है. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस. मैं घर से उस कमरे से चुपचाप से निकला और मेरे अंदर भय व्याप्त था. इसलिए मैं रूम से बाहर भाग गया. फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक. और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सांप वापस आएगा इनटू द हाउस, घर में. ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस. और वो सारे फल भी खाएगा और हम सबको भी मार देगा. एज आई वेंट आउट I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion. जब मैं बाहर आया मैंने देखा कि करी मुझे पीछे से दिखाई दिया और वो पैवेलियन की तरफ जा रहा था. I was so frightened. मैं इतना डर गया that I wanted his company to cheer me up. कि मैं अपने आप को खुश करने के लिए उसका साथ चाहता था. I ran after him. मैं उसके पीछे दौड़ा. into the pavilion. उस पैवेलियन की ओर. and I found him there eating bananas. और मैंने पाया उसे केले खाते हुए, अर्थात वो वहाँ पर मुझे केले खाते हुए मिला. I stood still in astonishment. मैं चुपचाप आश्चर्यचकित हो गया और खड़ा रहा. The bananas were lying strewn
all around him. Strewn, that means scattered, फैले हुए. बनाना उसके आसपास फैले हुए थे. He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. उसने अपनी सूंड को आगे बढ़ाया और जहाँ वो था वहाँ से काफ़ी दूर चला गया. The instant the trunk looked like a black snake. उस क्षण उसकी जो सूंड थी वो काले सांप की तरह दिखाई दे रही थी. एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे ये आभास हो गया, दैट करी वाज द थीफ, कि करी ही वो चोर था, अर्थात करी ने ही उन केलों को चुराया था. आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर. मैं उसके पास गया, उसको कान पकड़कर खींचा. एंड जॉयसली शोड माय पेरेंट्स, और मैंने मजाकिया तरीके से अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया, उनको दिखाया, दैट इट वाज करी एंड नॉट आई, कि वो करी था, मैं नहीं. दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, जो इतने हफ्तों से फलों को खाए जा रहा था. देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसको डांटा. फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स, क्योंकि हाथी शब्दों को समझते हैं, एज वेल एज चिल्ड्रन, बच्चों की तरह. एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उससे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped. whipped मीन्स कोड़े मारना. अगर अगली बार मैंने तुम्हें कुछ फलों को चुराते हुए देखा तो तुम्हें बहुत मार पड़ने वाली है. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम. वो जानता था कि हम सभी उससे बहुत नाराज़ हैं. इवन द सर्वेंट्स, जहाँ तक कि नौकर भी. ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री. वो जानता था कि हम सभी नाराज़ हैं और नौकर भी. His pride was so injured that he never stole another thing from the dining room. और उसका गर्व, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी, वो इतनी उस इंजर्ड हुई, इतनी घायल हुई, अर्थात उसको इतना महसूस हुआ, आभास हो गया कि उसने पुनः कभी चोरी नहीं की. एंड फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन के बाद, इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, अगर कोई उसको फल देता भी था, ही ऑलवेज स्क्वील्ड, तो वो हमेशा चिंगाड़ता था, एज इफ टू थैंक देम, जैसे कि उनको धन्यवाद देना चाह रहा हो. एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग. अगर किसी हाथी ने कुछ गलत किया है तो वो पनिशमेंट के लिए तैयार रहते हैं. बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर तुमने बिना कारण के उसको पनिश किया, उसको दंड दिया, ही विल रिमेंबर इट, तो वो उसको याद रखते हैं. एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, और वो आपको आपकी ही भाषा में जवाब देंगे. इन योर ओन कॉइन यानी आपकी ही भाषा में, अर्थात अगर आपने उनको बिना गलती के दंड दिया तो वो आपको आपकी भाषा में ही समझा देंगे. एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन. एक हाथी को ये सिखाना आवश्यक है कि उसे कब बैठना है, व्हेन टू वॉक, कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो, कब तेज चलना है और कब धीमे चलना है. यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड. ये चीज़ें उसको ऐसे सिखानी पड़ती हैं जैसे कि एक बच्चे को सिखाई जाती हैं. इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर आप उसको धत बोलेंगे और कान पकड़ करके खींचेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा. सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, इसी तरह से अगर आप उसको माली कहोगे और उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली
learn that it is the signal to walk. तो वो धीरे धीरे ये सीख जाएगा कि ये चलने का संकेत है. It is the signal to walk. Curry learned Mali after 3 lessons. Curry माली शब्द को 3 बार सिखाने के बाद 3 लेसन्स के अंदर वो उसको सीख गया. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत. लेकिन धत को सीखने में उसको 3 सप्ताह लग गए. ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन. बैठने में वो ज़्यादा अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन. और क्या तुम्हें पता है एलिफेंट को बैठना सिखाना क्यों आवश्यक है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम. क्योंकि वो लंबा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा आपसे, जो कि उसके केयर टेकर हो, जो कि आप उसके देखभाल करते हो. और जब वो आपसे बड़ा हो जाएगा, सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old, और जब वो 2 या 3 साल का हो जाएगा, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ अ लैडर. तो आप उसकी पीठ तक सिर्फ एक सीढ़ी की सहायता से ही पहुंच सकते हो. इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत. इसलिए ये अच्छा होगा कि उसको धत बोल करके बैठना सिखा दिया जाए. सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सको. फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम. क्योंकि हर समय सीढ़ी को साथ लेकर चलना कौन चाहेगा. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग यू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल. हाथी को सबसे मुश्किल सिखाना मास्टर कॉल है. मास्टर कॉल को सिखाना सबसे मुश्किल होता है. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली. वो इसको ठीक तरह से सीखने में लगभग 5 साल लगाता है. द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड. मास्टर कॉल एक अजीब तरह की फुफकारने की और चिंघाड़ने की आवाज़ है. एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर. मानो एक सांप और टाइगर एक दूसरे से लड़ रहे हों. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर. और आपको यह आवाज़ उसके कान में करनी होगी. एंड डू यू नो वाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल. और क्या तुम जानते हो, जब आप मास्टर कॉल करते हो उसके बाद आप हाथी से क्या एक्सपेक्ट करते हो? अर्थात मास्टर कॉल सुनने के बाद में वो क्या करेगा. इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट. अगर आप जंगल में रास्ता भटक गए हो और बाहर आने का आपके पास कोई रास्ता नहीं है. एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव. और रात के अंधेरे में तारों के अलावा आपको चारों तरफ अंधकार अंधेरा दिखाई दे रहा है. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर. और आप वहाँ ज़्यादा समय तक ठहरने के लिए तैयार नहीं ठहर सकते हो. द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल. उस समय पर सिर्फ यही चीज़ आपको काम आती है कि आप मास्टर कॉल दें. एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक. और तुरंत हाथी अपने सामने जो भी पेड़ होगा उस पेड़ को अपनी सूंड से गिरा देगा, उखाड़ देगा. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे. इससे सारे जंगल के जानवर डर के वजह से भाग जाएंगे. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन. और जैसे पेड़ आवाज़ करते हुए नीचे आएगा, वो गिरेगा. मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप. तो बंदर अपनी नींद से जाग जाएंगे.
एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और एक डाली से दूसरी डाली पर भागेंगे। यू कैन सी देम इन द मून लाइट, तुम उनको चांदनी रात में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और तुम 12 सिंगों को भी वहाँ पर भागते हुए देख सकते हो। 12 सिंग, स्टैग 12 सिंगा, ये एक जानवर होता है जो हिरन के जैसा होता है, लेकिन उसके सींग में डालियों की तरह 12 सींग निकले हुए होते हैं। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ अ टाइगर, तुम एक टाइगर के गुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हो। इन द डिस्टेंस, दूरी से, यानी काफ़ी दूर जो टाइगर है वो इस आवाज़ को सुनकर गुर्राता है। इवन ही इज़ फ्राइटन्ड, यद्यपि वो डरा हुआ है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री, फिर हाथी दूसरे पेड़ को गिराता है। एंड द नेक्स्ट, और फिर अगले पेड़ को गिराता है। एंड द नेक्स्ट, और फिर अगले को। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और शीघ्र ही तुम्हें पता चलेगा कि हाथी ने जंगल से आपके घर तक के लिए एक सीधा रास्ता तैयार कर दिया है। So students, this is your lesson. Thank you.